अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूं अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इमरान मेमन। आप 27 साल से स्टॉक मार्केट में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। साथ में ब्लूमबर्ग में भी रजिस्टर्ड हैं एज एन टेक्निकल एनालिस्ट। इसके अलावा अभी अभी आपने अपनी नई क्लासेस का आगाज़ किया है टेक्निकल एनालिस्ट से ही हवाले से, तो इस बारे में हमसे बात करेंगे। सर, जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये जो क्लासेस का आगाज़ किया इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें। बेसिकली मैंने कोशिश ये की कि इन 27 सालों में जो मैंने खुद सीखा, जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया और जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, वो तो एक अपनी जगह है ही। मैंने ये लर्निंग का जो प्रोसेस स्टार्ट किया, इसमें दो बेसिक कोर्सेज मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। पहला तो यही टेक्निकल एनालिसिस का है और दूसरा है मार्केट के बारे में या किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में। अगर कोई इंटरेस्टेड है या ऑलरेडी काम कर रहा है स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट, तो क्या प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, क्या चीज़ें वो फेस करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता ही नहीं है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जितने लोग मैंने जिनसे बात की और जितने लोगों से मैंने पता किया, तो पता ये चला कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एज एन अकाउंट होल्डर उन पे क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या हुकूक हैं। बहुत सारे लोगों को शौक सबको होता है कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, चाहे वो पीसी बेस्ड हो या मोबाइल बेस्ड हो, बट उसमें क्या फीचर्स हैं वो उनको नहीं मालूम। मार्केट में प्रोडक्ट्स क्या है वो उनको नहीं मालूम। सिर्फ मार्केट में उनको ये मालूम है कि रेडी मार्केट जो है वो बाय के लिए इस्तेमाल होती है और फ्यूचर मार्केट शॉर्ट सेल के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं पता उनको। मार्केट में हेजिंग क्या होती है, आर्बिट्राज क्या होता है, रेडी फ्यूचर्स का मैकेनिज्म क्या होता है, ये नहीं मालूम। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं 20-20 साल से जानता हूँ, वो किसी एक स्टॉक को सिर्फ एवरेज करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एवरेज करने से बेहतर अगर हम उनको उस पर्टिकुलर स्टॉक को या अपनी इस इन्वेस्टमेंट को हेज कर लें, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी हमारी और जो जो बिजनेस है वो भी बेहतर हो जाएगा। प्लस मार्केट में जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जितने, चाहे वो जो भी लोग यूज़ कर रहे हों, चाहे वो ब्रोकर के अपने हों, चाहे स्टॉक एक्सचेंज का जो आई कैट्स है वो हो या बाकी चीज़ें हों, उसमें क्या फीचर्स है लोगों को नहीं मालूम। स्टॉप लॉस क्या होता है लोगों को नहीं मालूम। मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट बाय प्राइस होता है लोगों को नहीं मालूम। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे शेयर्स प्लेज हो गए। सबसे बड़ा जो एक शॉक लगता है किसी भी इन्वेस्टर को, वो ये लगता है कि भाई मेरे शेयर्स प्लेज कर दिए। भाई वो प्लेज क्यों किए? तो उसमें जो एक पहला इंप्रेशन जहन में आता है लोगों के, वो ये आता है कि भाई ब्रोकर ने मेरे शेयर जो प्लेज किए हैं वो उसने कोई दो नंबरी की है, उसने कोई अपनी पोजीशन होगी उसके अगेंस्ट मेरे शेयर्स प्लेज कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी उनको बताने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। और ये किसी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप किसी यंग ब्लड को इनवाइट कर रहे हैं या किसी यंगस्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं मार्केट में, उनको भी इस बात का आइडिया नहीं है। तो उनके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ये कोशिश हो सके। अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे ब्रोकेज हाउसेस हैं, देखिए मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं भी ब्रोकेज हाउस से अभी तक ताल्लुक़ रख रहा हूँ। लेकिन ब्रोकेज हाउसेस के पास आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी बैंक में चले जाएं अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक वालों के पास इतना टाइम नहीं है या उनके पास इतना इतना मैन पावर नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको ट्रेन कर सकें कि फॉर्म में लिखा हुआ क्या है। बहुत सारे बैंक्स तो कहते हैं बस आप यहाँ पे साइन कर दें बाकी हम कर लेंगे। आप लोन लेने जाते हैं, बैंक वाला कहता है आप यहाँ पे साइन कर लें बाकी हम काम। वो 15-16 पेजेस में क्या लिखा है आपको नहीं पता होता। वो बाद में जब कोई कुछ चीज़ खड़ी होती है, कुछ इशू होता है, तो आपको पता चलता है कि वो इसमें तो फॉर्म में तो ये लिखा हुआ था, मैं तो साइन भी कर दिया पढ़े बगैर। तो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्म है वो भी माशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है।
चाहे वो सहूलत अकाउंट का हो, चाहे वो आरडी अकाउंट का हो, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट का हो। अब उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं पढ़ते लोग। इतना टाइम ना लोगों के पास है, ना इतना टाइम ब्रोकर्स के पास है। तो मैंने सोचा कि ये चूंकि ऑनलाइन है तो आपको कहीं आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है वो ज़ूम बेस्ड मुझसे वो क्लास ले लें, और अगर क्लास नहीं भी ले सकते तो आपने वो रजिस्ट्रेशन करवा ली है, मैं आपको ज़ूम बेस्ड रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप जब चाहें उसको सुन लें, और फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रेज कर लें। ये क्रैश कोर्स मैं 2 महीने का करवा रहा हूँ, जिसमें ये बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स जो कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के आते हैं कि बस ये ऐसी गोल्ड माइन है कि हम बस पैसा डालेंगे और पैसा अगले दिन डबल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। तो क्या इसमें चीजें ऐसी हैं जो जो लोगों को बताने की जरूरत है, जो आज तक शायद किसी ने उस तरह से लोगों को एजुकेट नहीं किया, अवेयर नहीं किया। वो मेरी कोशिश है कि मैं करूं। एंड द सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस, जो मेरा कोर एक्सपर्टीज है, ताकि लोग जो है वो टिप्स के चक्कर में ना पड़े। लोगों से खाली ये ना पूछते कह रहे हैं कि मैं बाय करूं कि सेल करूं, मैं होल्ड करूं कि क्या करूं, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है जो भी है, और उसके हिसाब से मार्केट को खुद रीड करना उनको आ जाए। वो एक कोर्स जो है वो 3 महीने का है। बेसिक कोर्स 3 महीने का है, उसके बाद एक एडवांस कोर्स है, और फिर उसके बाद सॉरी बेसिक के बाद इंटरमीडिएट कोर्स है, और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बेसिक कोर्स हमें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें सब बेसिक्स पता है। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जो मैंने लास्ट वीक से ये एक बीड़ा उठाया है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे सवाल करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक ऐसा बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है जो कि शायद क्लास 10 में बैठा हुआ है, और उसको एक एप्लीकेशन हमने लिखने के लिए दी है। वो कह रहा है कि मुझे तो हैज़ और हैड का ही फर्क नहीं पड़ता कि ये इसमें टेंसेस कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेसिक आपको ये बता देगा कि एबीसी क्या है, टेंसेस क्या। आप देखें ना, आप अगर मैं अपने बच्चे को डायरेक्टली क्लास 10 में एडमिशन करवाना चाहूँ तो कोई भी स्कूल उसका नहीं एडमिशन देगा। हाँ, शायद कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद कोई उसको बहुत लालची स्कूल होगा तो दे भी देगा, लेकिन जब तक बच्चे की बेस नहीं बनेगी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम यहाँ पे आज देखते हैं कि मैं अपने बेटे को, अपना एक मिसाल है, अपने बेटे को मैं कहता हूँ कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो अदीब रिजवी बने। अब हर कोई अदीब रिजवी नहीं बन सकता। अदीब रिजवी बनने के लिए आपको ये देखना होगा कि अदीब रिजवी ने टाइम कितना लगाया। कोई बहुत बड़ा लॉयर है, आपको देखना होता है कि उसने टाइम कितना लगाया। चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को रातों रात नहीं बन जाता, उसने टाइम कितना लगाया आपको ये देखना होता है। किसी भी फील्ड में आप चले, आप दुनिया हम देख रहे होते हैं कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बड़े पैसे बना रहे हैं। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ख्वारी कितनी की है। 4 4 साल जो उसको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, उसमें क्या उसको मिलता है? सिर्फ धक्के मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसी से उसकी बेस बनती है ना। तो बेस बनाना जरूरी है। बेसिक कोर्स इज फॉर 3 मंथ्स, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। अच्छा सर, इसकी फीस क्या होगी? देखिए, बेसिक कोर्स की मैंने फ़ी अभी रखी हुई है 35,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और मैंने अभी इंटरमीडिएट का अभी फ़ी स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, लेकिन जहन में मैंने रखा है कि इंटरमीडिएट जो कोर्स होगा वो 6 मंथ्स का होगा, एंड देन जो एडवांस कोर्स होगा वो 9 महीने या 1 साल का होगा, क्योंकि जाहिर है फिर उसमें आपको बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे जाके चीज़ें देखनी है। तो वो मैंने अभी फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया। एंड दूसरी बात ये कि जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं, बहुत बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है मेरे पास कि हम बेसिक नहीं, हम एडवांस, हम इंटरमीडिएट लेना चाह रहे हैं, एडवांस लेना चाह रहे हैं। तो मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आज जो मेरे हफ्ते में, वैसे मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में उसकी 2 क्लासेस हैं। एक पहले मैंने डिसाइड किया था कि ट्यूसडे एंड थर्सडे होगा, लेकिन अब मैंने ये किया है कि एक ट्यूसडे एंड एक सैटरडे, ताकि जो वर्किंग क्लास है वो भी उस कोर्स का प्रॉपर तरीके से, सब वैसे तो मैं जूम पे उनको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन जब वो लाइव सेशन हो रहा होता है तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर करने का एक जो एक फीलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। बजाय इसके कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूं, उस रिकॉर्डिंग को आप देखें सुने फिर मुझसे क्वेश्चन करें, तो वो एक डिफरेंट एक बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने वर्किंग क्लास को कैटर करने के लिए सैटरडे को मैंने रखा है। तो हफ्ते में 2 क्लासेस है, और इसी तरह से क्या कहते हैं, ये 3 महीने का मेरा कोर्स है। अच्छा सर, हम मार्केट में देख रहे हैं कि और भी बहुत से लोग लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल क्लासेस दे रहे हैं ना। कोई 3,000 में दे रहा है, कोई 5 में, कोई फ्री में भी दे रहा है, तो 35,000 बहुत नहीं है? देखिए, मैं इस रेट रेस में कभी नहीं पड़ता, ठीक है। अगर अ, मेरे पास ये पीछे बैग रखा हुआ है, ठीक है। इस बैग की कीमत क्या है मुझे मालूम है, ठीक है। अ, आपके पास कोई घड़ी होगी, कोई ज्वेलरी होगी, उस ज्वेलरी की, उस घड़ी की कीमत क्या है आपको मालूम है। उसकी कॉपी से मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अगर स्केचेस का एक जूते का पेड़ लेने के लिए जा रहा हूँ जो 30,000 रुपए का है, या अंडर आर्मर का मैं
जूते का पेड़ लेता हूँ जो 30-32 हज़ार रुपए का है, तो क्यों ना मैं पठान की दुकान से जाके उसको यूज ले लूँ, या उसकी कॉपी ले लूँ। उस पे भी अंडर आर्मर का वैसे यू और ए बना हुआ है, तो चीज़ तो वही है। लेकिन जब आप उसको पहनते हैं तो पता चलता है कि नहीं, उसमें उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है ना जी? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लास्ट से लास्ट ईयर हम मरी गए थे, वहाँ मॉल रोड से जाके हमने नाइकी के जूते लेके आए थे, बड़े हम खुश थे कि 2-2 हज़ार रुपए के पेयर मिल गए थे। वो 2 हज़ार रुपए का पेयर है तो सही, बट वो नाइकी नहीं है। ठीक है ना? मतलब उस पे नाइकी का वो मार्क बना हुआ है, बट वो नाइकी नहीं है। आपको पहनने के बाद पता चलता है कि वो नाइकी नहीं है। तो मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, एंड आई नो कि उसकी क्या क्या उसके चार्जेस होने चाहिए। अच्छा, हमारे चैनल पे भी काफ़ी लोग जो है ना देखते हैं, और हमसे भी मतलब हमारे थ्रू भी लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर वो हमारे पास आए और हम उनको रिकमेंड करें, तो क्या आप कोई कंसेशन देंगे? देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा ना कि मैं किसी ऐसी भेड़ चाल में या किसी रैट रेस में नहीं पड़ूंगा कभी भी। ठीक है ना जी? इसी वजह से जब मैं मेरा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसमें बड़ा लिमिटेड क्लाइंटेल है। ठीक है जी? तो मैं कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मुझे जो है वो ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए। मतलब एक एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इम्तियाज़ स्टोर है, ठीक है? वहाँ पे रोज़ के शायद मेरे ख़्याल से 20,000 लोग आते होंगे कस्टमर्स। लेकिन नाहिद पे उतने लोग नहीं आते, आगाज़ पे उतने लोग नहीं जाते थे। आगाज़ तो बेचारा वो तो जल भी गया। लेकिन ये कहने स्प्रिंग स्टोर पे इतने लोग नहीं जाते। बट क्या स्प्रिंग स्टोर अपना रेट इम्तियाज़ के बराबर ले गया? नहीं ले गया। नाहिद वाला ले गया, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, वो शायद कराची में कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है? जो जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, वो शायद कराची में। इम्तियाज़ के पास ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत लो है, बट नाहिद के पास जो चीज़ें एक्सक्लूसिव नाहिद की हैं, वो कहीं और नहीं मिलती। जो चीज़ें एक्सक्लूसिव स्प्रिंग्स पे मिलती हैं, वो इम्तियाज़ पे नहीं मिलती। तो हर एक का एक डिफरेंट तरीक़ाकार है काम करने का। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी इस भेड़ चाल में पड़ने की कोशिश मत करना कि वो कर रहा तो मैं भी कर लूँ, वो इतने में कर रहा तो मैं भी कर लूँ। नहीं, आपकी अपनी मालूम है कि भाई आपकी अपनी नीड क्या है, आपकी अपनी क्लास क्या है, आप कितना किसको किस तरह से सिखा सकते हैं। तो उस वजह से मैंने अपने चार्जेस रखे हुए हैं। सही। अच्छा, मुझे पता है आपके स्किल्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। कमोडिटीज़ और अगर बिटकॉइन की बात करें, तो क्या वो भी आपकी इन क्लासेस से बेनिफिट उठा सकेगा? जी, देखें, टेक्निकल एनालिसिस का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने किसी एक मार्केट के लिए बाउंड करके नहीं रखा। ठीक है? वो आप हर हर मार्केट के लिए कर सकते हैं। और उसमें मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ स्नैपशॉट्स दे सकता हूँ। जून में मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वो $1630 तक गिर सकता है। किसी ने इसको यकीन नहीं किया, तो उसको तो 1850 या 1850 के आसपास चल रहा था। लोग कहते थे कि $200 उड़ जाएगा, ये कैसे हो सकता है। उस समय मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा स्लम्प आ सकता है। बल्कि शायद जो मेरा पहला इंटरव्यू आप लोगों ने कंडक्ट किया था उसमें आप नहीं थी, मेरे ख्याल से मेघना थी। तो उन्होंने भी जो पहला इंटरव्यू कंडक्ट किया था, मैंने उनको कहा था कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है ना, वो आप ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा क्रैश देख सकते हैं। वो देखें, आपको नजर आ रहा है। उसके पीछे रीजंस क्या बने, अब आपको रीजन नजर आ रहे हैं। तो अगेन मैं ये रिपीट करूंगा कि मैं कभी भी किसी से compete नहीं करता। लोग मुझसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और मैं कुछ लोगों से अच्छा काम भी कर रहा हूँ। तो वो भी अपने हिसाब से सही है। अब देखें ना, एक मिसाल है कि आप बीकन हाउस चले जाएं, सिटी स्कूल चले जाएं, द एकेडमी चले जाएं, या किसी और स्कूल चले जाएं, सबका पढ़ाई का स्टैंडर्ड सेम है। बट बीकन हाउस, सिटी, फाउंडेशन, इनकी फीस ज़्यादा है, एकेडमी की कम है। फिर बाकी स्कूल्स की आहिस्ता आहिस्ता केजीएस की शायद उससे ज़्यादा है, लाहौर ग्रामर की उससे ज़्यादा, लम्स की सबसे ज़्यादा है। तो अब लम्स अगर ये देखे कि भाई इकरा वाला तो ये चार्ज कर रहा है, तो मैं अपने आप को नीचे क्यों नहीं कर रहा, या इकरा वाला देखे कि भाई लम्स वाला तो ये कर रहा है, तो मैं अपने आप को क्यों ऊपर ना लेके जाऊं। तो हर एक का एक डिफरेंट तरीका कार है देखने का। तो मेरा तरीका कार ये है। अच्छा, आज हमने जैसे एक छोटा-सा मार्केट के हवाले से, मार्केट की क्लोजिंग है वो 41,000 पे क्लोज़ हुई है। तो अब आप मार्केट को अपने टेक्निकली तौर पे कैसे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, यही मार्केट जब 43,000 को टेस्ट नहीं भी किया था मार्केट ने, उस वक्त मैंने ये बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़ा बोल ना बुलवाए, कि 43,800 या 44,600 बहुत मुश्किल है कि मार्केट होल्ड कर सके।
ठीक है, मार्केट ने 43,880 का या 888 का शायद हाई लगाया है, और मार्केट लास्ट फ्राइडे 40 लास्ट थर्सडे 40,400 का लो लगा चुकी है। तो आप हिसाब लगा लें कि 3,400 पॉइंट्स जो है मार्केट ने लेस देन अ मंथ जो है वो इरोड कर दिए। अगेन उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लोग तो ये कह रहे थे कि आईएमएफ से पैसे भी आ गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया, डॉलर भी नीचे आ गया। इनफैक्ट डॉलर के बारे में मैंने 12 अगस्त को, आप मेरे ट्विटर पेज पे आके देख लें, 10 और 12 अगस्त के बीच में मैं बार बार कह रहा था कि जिसको डॉलर लेना है ले लो। इनफैक्ट मुझे उस ट्वीट पे लोगों ने कहा कि गद्दार है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है। अब देखिए, मैं अगर एक बात कर रहा हूँ, एक एक मिसाल है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आगे आगे गड़ा है मत जाओ, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अगर मैं दूसरा रास्ता लेती हूँ तो मुझे आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा। अब आपकी बेहतरी क्या है, या तो आप गाड़ी को खड्डे में डाल दें या आधा घंटा ज़्यादा ड्राइव कर लें, आप क्या करेंगी? ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक है, और अ, अभी पिछले दिनों हमने देखा तूफानी बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही है और यहाँ से आपके घर से फोन आ रहा है कि भाई तुम ऑफिस से क्यों नहीं निकले। मैं कह रहा हूँ भाई नीचे बारिश हो रही है, मैं कैसे निकलूं? और बेगम आके बजट है कि तुम निकल जाओ, किसी भी तरह पहुंच जाओगे। तो उसमें अकलमंदी क्या है कि मैं इंतजार कर लूंगा कि बारिश बारिश रुक जाएगी, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, चलो 10 बजे निकल जाऊंगा, गाड़ी तो मेरे पास है ना, 10 बजे निकल जाऊंगा, 10 बजे नहीं सर 11 बजे निकल जाऊंगा। क्यों मैं नीचे जाके ख्वार हूँ 2 घंटे बारिश में, फिर गाड़ी भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, खुदा ना खासा गाड़ी कहीं बंद हो गई तो और फिर मुसीबत हो जाएगी। तो जब चीजें आपको बता कोई बंदा कोशिश कर रहा है ना बताने की, तुम थोड़ा सा, अगेन मैं कहता हूँ कि इसी इसी वजह से अपनी एंटिटी का नाम मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा हुआ है, कि मैं डिफरेंट एंगल से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये देखें, ये बड़ा आसान था आज के इसारदार आ गए, ठीक है, इसारदार के आने के बाद अब अगेन मैं बात से बात निकलेगी कि इसारदार आ गए, इसारदार आके क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएं? क्या इंडस्ट्रीज को चला देंगे वो? क्या जो सैलाब का पानी है उसको एवेपोरेट करवा देंगे, कर देंगे? क्या सुपर टैक्स जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे? क्या करेंगे? हाँ, आर्टिफिशियली डॉलर को रोक सकते हैं, नथिंग। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आर्टिफिशियली डॉलर को रोक सकते हैं ना। आज देखें ना, ये जो डॉलर की उड़ान है, ये खाली यहाँ पे नहीं है। आज ब्रिटिश पाउंड 51 साल के लो पे गया है, ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट द डॉलर 51 ईयर्स के लो पे गया है। तो क्या इसमें एसारडार कुछ कर सकते थे आगे? मिफ्ता इस्माइल कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। वहां का अपना फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहा इंग्लैंड का, तो वो ये क्या करेंगे? तो बात को समझने की जरूरत है कि हम इस वक्त खड़े हुए कहाँ हैं। हम इस वक्त एक छुरी की नोक पे खड़े हैं, और उस छुरी की नोक पे हल्की सी हिलजुल करेंगे तो छुरी पेट में घुस जाएगी हमारे, ऐसा ही है ना। तो भाई थोड़ा इंतजार कर लो, मतलब क्या जरूरत है? ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस मार्केट में भी टीआरजी जैसे स्टॉक ने तकरीबन 40-45% गेन दिया है एक हफ्ते में, बट टीआरजी के अलावा और क्या हुआ? कोई नहीं चला। आप आज आप देख लें, मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट गेन किया है। इस 500 पॉइंट के साथ आपको वॉल्यूम कितना मिला? टोटल 100 इंडेक्स स्टॉक्स में आपको तकरीबन 140 मिलियन शेयर का, यानी कि 14 करोड़ शेयर का वॉल्यूम आया है। तो कहाँ गए इसाक डार के साहब की सेलिब्रेशन? भाई ऐसा होना चाहिए था तो आज तो 5 करोड़ शेयर का काम, 50 करोड़ शेयर का काम हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, और लोगों का कॉन्फिडेंस इस तरह से नहीं आता कि इसाक डार आ गए तो जो देखे ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आज से 4 महीने पहले आया था, अप्रैल में आया था ना। बहुत हुआ हो रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मतलब मार्केट ने नए हाइस बना दी। क्या हुआ? फिर उसके बाद आईएमएफ की डील हो गई, फिर हुआ शुरू हो गई थी। क्या हुआ? तो मार्केट अपने साइकिल्स पे चलती है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको यही साइकिल्स एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें ना, आज ऑयल हमारा 78 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 10 महीने के लो पे है। कि मार्केट ने उस तरह से इंप्रूव किया? भाई एक तरफ आप ये कह सकती हैं कि हमारे मार्केट को जो मेन हिट पड़ रही थी वो ऑयल की वजह से पड़ रही थी। भाई ऑयल तो 10 महीने के लो पे आ गया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऑयल तो 10 महीने के लो पे आ गया, चले हमें पेट्रोल में बेनिफिट नहीं मिला, बट जो ऑयल कंपनीज हैं, या जो एक एक मिसाल है, हम ये कह सकते हैं कि भाई उसकी वजह से इन्फ्लेशन में फर्क आ गया, ठीक है, 10 महीने के लो पे आ गया ऑयल, चले हमें फर्क नहीं पड़ा, इंटरनेशनल मार्केट को तो मिल जाना चाहिए था, वो भी गिरे जा रही है। फिर इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जो लोग पुराने हैं ना मार्केट में, वो इस बात को बहुत इजीली कैरी कर लेंगे। 2011 के जून में, सॉरी 2008 के जून में इंटरनेशनल मार्केट में
क्रूड ऑयल प्राइसेस $144 थी। कितनी थी आप लिखें? 2008 के जून में। और ये प्राइस 2008 के जून से लेकर 2008 के अगस्त तक 144 के आसपास चली थी। ठीक है, दिसंबर में सिर्फ $44 रह गया था, $100 खत्म हो गया 2008 में। 2008 के दिसंबर में सिर्फ $44 का रह गया था ऑयल। ठीक है, अब 2008 के जून से लेके 2008 के दिसंबर तक ना हमारे मार्केट में तो फ्रीज हुआ हुआ था। ठीक है, वो जो लिमन ब्रदर्स वाला सीन हुआ था। बाकी आप पूरी ग्लोब में देखेंगे ना, सबका पट्टा बैठा हुआ था। अब सब कहेंगे भाई ऑयल तो नीचे आ गया था तो सबकी चांदी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग ये सिर्फ देख रहे होते हैं कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको एक डिफरेंट एंगल भी देखना पड़ता है कि भाई साथ में उसका साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ऑयल ने अपना साइकिल कंप्लीट करके ऑयल तो फारिग हो गया, 144 का हाई लगाने के बाद 44 पे आने के बाद वो फारिग हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 130 31 का हाई हमने देखा था मार्च में, आज 78 पे, तो वो अपनी एक साइकिल बनाने के बाद अब हो सकता है कि अब जो मेरी रीडिंग कहती है वो ये कहती है कि शायद ये 76 या 75 का लेवल ना तोड़े, ये दोबारा 92 तक जा सकता है अगले 2 से ढाई हफ्तों में। उसके पीछे रीजन क्या हो आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो सिर्फ लेवल्स को देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टेक्निकल्स को देख रहा हूँ कि इसका एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट हो, अब यहाँ से बाउंड, अब यहाँ से रिबाउंड इसका ड्यू हो गया है, और ये क्या 92 या 95 तो दोबारा जा सकता है। तो फिर क्या हम दोबारा उसी चक्कर में पड़ जाएंगे कि ऑयल तो महंगा हो गया तो अब इसाडा साहब क्या करेंगे। तो चीजों को डिफरेंट तरीके से देखना ही एक आर्ट है। अदरवाइज तो देखे ना, अगर खबर पे मार्केट चल रही होती है ना, मेरा बेटा है, खबरें हर कोई देखता है, ठीक है, मेरे बच्चे भी देखते हैं। मेरा बेटा है, उसको खबरें देखने का बड़ा शौक है, वो खबरें देख के अरबपति बन गया होता अगर खबरों पे ही मार्केट चल रही होती। तो आप आज खबर देखती, आज आप पोजीशन लेती, कल उसको डबल पे बेचती। ऐसे ही है ना। फिर ब्लूमबर्ग तो आजकल हर एक के घर में, चले हम जियो न्यू की बात नहीं करते, हम ARY की बात नहीं करते, ब्लूमबर्ग तो आजकल हर एक के घर में है ना। आप वेब पे जाके देख सकते हैं ब्लूमबर्ग, उस पर एंट्री लो ऑयल में और मारो छक्के। फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, जैसे टेक्निकल की हम बात करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी टेक्निकल समझ में नहीं आते, मुझ जैसे और भी बहुत से होंगे जिनको टेक्निकल्स नहीं समझ में आते। तो आसान वर्ड में आप टेक्निकल को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि हम जैसे जो मतलब बेअकल कह लें कि वो किस तरह से समझे टेक्निकल्स को? देखिए, इसीलिए तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया है कि एक लेमैन को मैं बेसिक से स्टार्ट करूं और एक ऐसे लेवल पे लेके जाऊं कि उसको फिर अ, किसी की टिप की जरूरत ना पड़े। और एक जो बड़ा कॉमन सवाल होता है कि होल्ड या सेल, आपने भी ये देखा होगा कि हर कोई ये हम सवाल सुन रहे होते हैं हर एक से कि होल्ड या सेल, मेरे पास इस रेट का पड़ा हुआ है, होल्ड या सेल। वो नफे में होगा तो भी ये क्वेश्चन कर रहा होगा, नुकसान में होगा तो भी ये क्वेश्चन कर रहा होगा। तो जब आप ये सीख लेंगे ना मार्केट रीडिंग, तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त एक मेरे ख्याल से एक अजाब है कि हम सिर्फ टिप्स पे जो है वो मुनहसर होकर रहते हैं। हम ये देख ही नहीं रहे होते कि देखिए, पैसा मेरा है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि इमरान साहब आप होल्ड कर लें, आपका नंबर आ जाएगा। अच्छा भाई, मैंने होल्ड कर लिया, वो आइटम वहां से 15% फिर गिर गया, ऑलरेडी 15% गिरा हुआ था, 15% मजीद गिर गया। आप कह रही हैं कि नहीं होल्ड कर लो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तुम चाहो तो एवरेज कर लो। एवरेज भी कर लिया, वो 15% फिर नीचे आ गया। अब आप मुझे कहती हैं कि नहीं इमरान साहब मार्केट ठीक नहीं ले रही, निकल जाओ। मैं आपके कहने पे निकल तो जाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं आपको, आपकी पूरी फैमिली को इतना कोसूंगा कि यार ये जब निकलना ही था तो भाई पहले ही मुझे बोल देते, पहले ही बोल देते जब आप बोल रहे हो। तो इन सब चीजों से ना आपकी जान छूट जाती है जब आप एक रीडिंग। ऐसा नहीं है कि आप देखें, मुझे 17 साल हो गए एनालिसिस करते हुए। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि मतलब मैं, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो रीडिंग है ना वो शायद 50% या 50% या 60% से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती, मेरी अपनी रीडिंग। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आ गया ना, इतना आ गया कि भाई लोगों को कन्वे भी कर सकूं, उनको सिखा भी सकूं। तो व्हाई नॉट। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि मैं ऑनलाइन
इंजीनियरिंग का कोर्स करूं और मैं बोलूं कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, मैं अब आप अगर यहाँ पे यूट्यूब पे देख के कोई डॉक्टर बन रहा होता तो ऑपरेशन कर सकता था। भाई हमने भी जब स्कूल में थे तो मेंढक का ऑपरेशन किया था क्लास 10 में। तो क्या इसका मतलब मैं आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने तो ऑनलाइन सब कुछ सीख लिया है। तो भाई ठीक है, ऑनलाइन तो फिर हर एक ने सब कुछ सीखा हुआ है, तो सीख लो फिर ऑनलाइन। तो मतलब आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि मार्केट जो है मोस्टली टेक्निकल्स पे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। दो दो व्यूज होते हैं मार्केट को देखने के। अ, जब से मैंने मार्केट रीडिंग स्टार्ट की है, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है, लेकिन जब से मैंने मार्केट रीडिंग स्टार्ट की है 17 साल से, मैंने उससे पहले मैं मार्केट रीड नहीं करता था तो मुझे आइडिया नहीं था कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। लेकिन जब से मैंने मार्केट रीड करना शुरू की तो तब से मैंने ये देखा है कि फंडामेंटली चीज़ें बाद में चलती हैं, टेक्निकल्स उसको पहले इंडिकेट कर देते हैं। आप देखें ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमने जब आप लोगों ने ही मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, पहले मेघना ने किया था, फिर आपने किया था, मैं बार बार आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से 40,500 या 40,700 आ सकती है। उस वक्त शायद किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आ गई ना। हमने पिछले हफ्ते ही 40,400 का लो देखा, तो कैसे हुआ? अभी भी मार्केट 41,100 पे है, ठीक है, 45,500 पे नहीं है, 41,100 पे है, ठीक है। तो 41,100 पे भी मार्केट है। तो मार्केट ने खाली एक 7 दिन के लगातार फॉल के बाद एक अगर हल्का सा बाउंस ले लिया तो ठीक है, एक ब्रीदर है, नथिंग एल्स। सांस ले रहे हैं ना, मतलब वो जो 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 सेलर्स थे उन्होंने सिर्फ सांस लिया है कि ठीक है, वो जो बछड़े को पानी पिलाते हैं ना ज़िबा करने से पहले, बस वो किया है, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।